नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले समाचार में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। केंद्र जियोलॉजिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के निर्यात को कर रहा है प्रोत्साहित। भारत के दो लोकप्रिय जीआई टैग कृषि उत्पाद दार्जिलिंग चाय और बासमती चावल की पहुंच विश्व भर के बाजारों तक। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू। खाद्य एवं रसद विभाग के तय कार्यक्रम के अनुसार 1 अप्रैल से 15 जून तक होगी गेहूं की खरीद। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गेहूं का एमएसपी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में अगेती सरसों की आवक शुरू। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल सरसों के अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश। मंडी में 6100 से लेकर 7451 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जा रहा है सरसों। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रंगों का त्योहार होली। इस बार होली केमिकल रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों को दे रहा है प्राथमिकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। जियोलॉजिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग वाले स्थानीय स्तर पर मौजूद कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के क्रम में केंद्र नए उत्पादों तथा नए निर्यात गंतव्यों को पहचान करने के प्रयासों में लगा है। दार्जिलिंग चाय और बासमती चावल भारत के दो लोकप्रिय जीआई टैग कृषि उत्पाद हैं, जिनकी पहुंच विश्व भर के बाजारों तक है। हालांकि देश के विभिन्न स्थानों के जीआई टैग उत्पादों की भरमार है तथा अनेक ग्राहक भी मौजूद हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा विक्रेताओं तक पहुंच बनाने के लिए जरूरी है कि उन उत्पादों को बेहतर तरीके से बाजार में उतारा जाए। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप केंद्र कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा के जरिए काला नमक, चावल, नागा मिर्च, आसाम काली नींबू और बेंगलुरु लाल प्याज, नागपुरी संतरा, जीआई किस्म के आम, जीआई टैग वाली शाही लीची, भलिया गेहूं, मदुरे मल्ली, बर्धमान मिहिदाना और सीताभोग, धनऊ, गोलवाड़ सपूता, जलगांव केला, वजाकुलुम अनन्नास, मारायूर गुड़ आदि जैसे उत्पादों को दुनिया भर के नए बाजारों में भेजा जा रहा है। अब तक 417 जीआई उत्पाद पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 150 जीआई टैग वाले उत्पाद कृषि और खाद्य उत्पाद हैं। इनमें से 100 से अधिक पंजीकृत जीआई उत्पाद जैसे कि खाद्यान्न, ताजे फल और सब्जियां, प्रसंस्कृत उत्पाद आदि अपेडा की अनुसूची में दर्ज हैं। किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने गुरुवार को हरदा में पत्रकारों को बताया कि पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के उपयोग से कैंसर की बीमारी समाज में बढ़ रही है। अनाज अशुद्ध और जहरीला हो रहा है, जो कि धीमे जहर का काम करते हुए लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। मंत्री पटेल ने कहा है कि कैंसर से लोगों का जीवन सुरक्षित करने के लिए प्रदेश सरकार प्रदेश में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने जा रही है। सूबे के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक और जैविक खेती की जाएगी। नर्मदा नदी के किनारे दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर क्षेत्र में विशेष अभियान के तहत प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए सरकार नर्मदा कॉरिडोर बनाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत गेहूं खरीद के लिए पंजीयन शुरू हो गया है। खाद्यान्न एवं रसद विभाग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 1 अप्रैल से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी। वर्ष 2022-23 के लिए सरकार ने गेहूं की एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। विभागीय अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं विक्रय के लिए हर किसान को खाद्य विभाग के पोर्टल fcs.up.gov.in पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। हालांकि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान खरीद के लिए पंजीकरण करा चुके किसानों को दोबारा पंजीयन की जरूरत नहीं होगी। बस अपने पुराने विवरण को अपडेट कर लॉक करना होगा। किसानों को गेहूं के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में ही होगा।
और ऐसे में एक्टिव बैंक खाता ही पंजीयन विवरण में दिया जाना चाहिए। अधिकारियों ने के अनुसार इस वर्ष 6,000 से अधिक केंद्रों पर गेहूं खरीद की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या ना हो। भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। प्रत्येक दशा में किसानों को एमएसपी का लाभ मिलना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी क्रय केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता के साथ गेहूं खरीद कराई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा ना हो। किसानों की उपज का समयबद्ध ढंग से भुगतान कर दिया जाए। हरियाणा कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में अगेती सरसों की आवक शुरू हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल आपको बता दें कि सरसों के अच्छे दाम मिलने से किसान काफी खुश हैं। किसानों का मानना है कि सरसों की फसल उनके लिए लाभदायक साबित हुई है। इस बार मौसम किसानों के अनुकूल नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद सरसों का उत्पादन अच्छा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक मंडी में सरसों की आवक भी ज्यादा है। किसानों का मानना है कि इस बार सरसों की फसल उनके लिए फायदे का सौदा साबित हुई है। इस बार मंडी में अभी तक 1,000 क्विंटल सरसों आ चुकी है और अभी आवक जारी है। सरसों इस बार 6,100 से 7,451 रुपए प्रति क्विंटल सरसों मंडी में खरीदी जा रही है, जबकि पिछली बार किसानों को सरसों का भाव 4,650 से 5,433 रुपए प्रति क्विंटल मिला था। मंडी में फसल बेचने आए किसानों ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में सरसों की पैदावार अच्छी हुई है और दाम भी अच्छे मिल रहे हैं। सरकार द्वारा मंडी में फसल खरीद के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। मंडी में आज अपनी 3 किले की सरसों लेके आया हूँ। अब की बार बारिशों की वजह से सरसों की पैदावार तो कम है, लेकिन जो गवर्नमेंट रेट है उससे उत्पादन कम होने की वजह से व्यापारी इसको गवर्नमेंट रेट से ऊपर ले रहे हैं। अब की बार हमको इसको 6,500 के करीब इसका रेट मिल रहा है। पिछले साल के मुकाबले सही मिल रहा है। 6,500 रुपये तक ये जो काली सरसों है और पीली सरसों 7300 रुपये तक बिक रही है। किसान को बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं। सरसों की फसल कुरुक्षेत्र मंडी में आ रही है, जो बहुत अच्छे रेट में बिक रही है। जिम्मेदार बहुत खुश है, आगे 2 घंटे में बेच के अपने घर वापसी चला जाता है। और थानेसर अनाज मंडी के सचिव हरजीत सिंह ने कहा है कि मंडी में पिछले वर्ष की तुलना में सरसों की आवक कहीं ज्यादा है। इस बार मंडी में अभी तक 1,000 क्विंटल सरसों आ चुकी है और अभी आवक जारी है। आवक इस बार ज्यादा है और अब तक लगभग 1,903 क्विंटल के करीब सरसों मंडी में आ गई है। और इस बार सरसों के रेट भी अच्छे हैं और किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। 6100 से लेकर 7400 रुपये तक सरसों के रेट हैं। किसान काफ़ी खुश हैं। 1,903 क्विंटल की आवक मंडी में होगी। सरकार ने की नीतियों के अनुसार इस बार किसानों को काफ़ी अच्छे रेट मिल रहे हैं। मणिपुर में अम्फेल पद के भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र परिसर में ट्री बीन अर्थात योंगचक, जिसे स्टिक बीन के नाम से भी जाना जाता है, कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ट्री बीन के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करने वाले संगठन ने के द्वारा इस राज्य स्तरीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लगभग 40 ट्री बीन किसानों ने 40 स्टॉलों पर ट्री बीन उत्पादों का प्रदर्शन किया है। इस कार्यशाला सह प्रदर्शनी के आयोजक डॉक्टर एटम सुनील ने कहा है कि राज्य में अधिक ट्री बीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही साथ साधन और तरीके खोजने के लिए इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा है कि कार्यशाला में ट्री बीन की अधिक खेती पर भी जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर एटम सुनील ने कहा है कि वनों की कटाई वाले क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अधिक फलदायी होगा और इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सफल होने पर 600 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने किसानों को समृद्ध बनाने, संसाधनों का बेहतर उपयोग के लिए कृषि विभाग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया और फूड एंड लैंड यूज इंडिया के साथ MOU होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आवश्यक मदद की जाएगी। अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने की मौजूदगी में संचालक कृषि प्रीति मैथिल नायक और WRI के प्रतिनिधियों ने MOU पर साइन किए हैं।
महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि अगले 3 महीनों तक राज्य के किसानों से बिजली के बिल की वसूली नहीं की जाएगी। राज्य में जिन किसानों की बिजली बिल के कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्हें तत्काल जोड़े जाएंगे। और मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि बिजली विभाग की महावितरण कंपनी सरकारी अनुदान और बिजली बिल के पैसों पर ही चल रहा है। महावितरण कंपनी का ग्राहक पर 64,000 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें से किसानों पर 44,920 करोड़ रुपए बिजली बिल के बकाए हैं। देश के कई राज्यों में बिजली खंडित हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में कभी भी बिजली की कटौती नहीं होने दी गई है। राज्य सरकार किसानों की फसल आने तक आगामी 3 महीनों तक बिजली का बिल नहीं वसूलेगी तथा किसानों के कटे कनेक्शन को फिर से जोड़ दिया जाएगा। और भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता की चौथी खेप के रूप में मंगलवार को 2,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा है। अब तक भारत की ओर से अफगानिस्तान को 8,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत भारत द्वारा ये मदद दी जा रही है। और यहाँ बुलेटिन में रुकते हैं हम छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी किसान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। और किसान समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात करते हैं होली के त्यौहार की। भारत समेत दुनिया भर में आज होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। होली का त्यौहार मनाने के पीछे भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनके चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा की कहानी है। इसके साथ ही इस दिन कामदेव का पूर्ण जन्म भी हुआ था। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने पुतना का वध किया था। मान्यताओं के अनुसार होली के दिन गणेश अंबिका पूजन करना शुभ होता है। होली पर भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करना विशेष माना गया है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा ने पहली बार होली खेली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक ये रंगोत्सव आप सभी के जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए। और होली पर प्राकृतिक रंगों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है। जाहिर है कि प्राकृतिक रंग केमिकल से बने रंगों के मुकाबले हमारी स्किन के लिए ज्यादा बेहतर होते हैं। इस काम में गाजीपुर का शक्ति फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रहा है, जो इस इलाके की गरीब महिलाओं को फलों और सब्जियों से रंग बनाने का प्रशिक्षण तो दे ही रहा है और साथ ही साथ उन्हें काम देकर आर्थिक तौर पर मदद भी कर रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
त्यौहार रंगों के बिना अधूरा है। ये रंग भी कई तरह के हैं, हर्ष के हैं, उल्लास के हैं, आपसी प्यार के हैं। हम यहाँ पर गाजीपुर की शक्ति फाउंडेशन में हैं। यहाँ पर हमें एक और रंग देखने को मिला है होली का, और वो है पूरी तरह से प्राकृतिक रंग, ऑर्गेनिक कलर। यहाँ पर सब्जियों और फलों से ये रंग तैयार किए जाते हैं और ये महिलाएं बड़ी ही मेहनत से इन रंगों को तैयार करती हैं। ये गुलाबी रंग लग रहा है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये मैम फूलों और फलों से बना हुआ है, चुकंदर और गुलाब के फूल से बना हुआ है, नेचुरल कलर। अच्छा, ये पीले रंग का आपने किससे बनाया है? मम्मी ये पीले फूल है और हल्दी से बनाया गया है। ये पालक से बना हुआ है और अरारोट दिया गया और इस पे इलायची भी डालते हैं, इसमें इलायची। इसको काटते हैं, फिर उबालते हैं, फिर मिक्सी में पीसते हैं, फिर उसके बाद सूखने डालते हैं, फिर छनते हैं, फिर जाके नीचे आता है सारा माल। फिर नुकसान नहीं होता और इसमें हम संतरे और नींबू के छिलके भी मिलाते हैं। अच्छी खुशबू के लिए इलायची भी डलती है इसमें? इसी में डलती है, जो चीज़ें डल रही हैं सिर्फ और चीज़ें में किसी में नहीं डला, क्योंकि और जो पिंक आप देख रहे हो या ऑरेंज, इनमें सब फूल गेंदे का या फिर गुलाब का फूल डलता है। लेकिन हरे में आपको पता है पालक वगैरह होता है, तो थोड़ा सा उससे हल्का सा महक सा होता है, उसको दूर करने के लिए और अच्छा वो मतलब आपको खुशबू आए लोगों को, तो थोड़ा सा उसमें हम वो मिलाते हैं हरी वाली इलायची। इन महिलाओं की खास बात ये है कि ये आसपास की जो बस्ती है वहाँ से आई हुई हैं और आमतौर पर पढ़ी लिखी नहीं है। मकसद मेन यही था कि जो सामने आप बस्ती देख रहे हो वहाँ पर ये अधिकतर लोग रैक्पी का लोग हैं, इन लोगों को साफ सुथरे काम से जोड़ने के लिए हमने इस शक्ति फाउंडेशन की शुरुआत करी थी। इसी से हमने काम शुरू किया। ये लोग दूर जाते नहीं थे, इसलिए पास में हमने शुरू किया। और पहले हम लोग छोटे पैमाने से, आप ये बहुत बड़ा मतलब काम था कि जो रैक्पी का लोग थे जिन्हें कैंची चलानी नहीं आती थी, आप वहाँ देख रहे हो कि कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको मार्केट में? किस तरह? बहुत अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स। की हमारी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और लोग हमारे कलर को देख के बहुत खुश भी हैं। और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम 2-3 साल से इस काम को कर रहे हैं, 4 साल हो गए जो हम कलर पे काम कर रहे हैं हम, और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां, एडोब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ हम वर्कशॉप भी करते हैं। पुरानी थैलियों में आप क्यों कलर्स डालें? मैम इसका मकसद यही है कि रिसाइकिल जैसे कि लोग फेंक देते हैं, तो हमारे सर का कहना है जो वेस्ट चीज़ है उसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। गर्म पानी में सिर्फ डाल के अच्छे से धोया जाता है, फिर कपड़े से साफ किया जाता है, उसी के बाद हम इसमें पैक करते हैं। घर में बैठे रहते थे बेरोजगार होके, अभी ये हमारी पूरे सालों भर का रोजगार यहाँ मिलता है। शक्ति फाउंडेशन की तरफ से शुरू की गई ये पहल वाकई काबिले तारीफ है और लोगों के लिए मिसाल भी है, जो प्राकृतिक रंगों को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं और साथ ही साथ होली के रंगों के इंद्रधनुष को भी पूरा कर रहे हैं। अपने कैमरामैन शंभुनाथ के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़। और आइए देखते हैं कि देश भर की अनाज मंडियों में अनाज का क्या क्या रहा भाव। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में चीनी की आवक सामान्य बनी हुई है। हालांकि गुरुवार को चीनी की आवक गिनी चुनी मंडियों में ही देखने को मिली। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। पश्चिम बंगाल की सैंथिया मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चीनी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां 16 मार्च को चीनी का भाव रहा 3,800 रुपए। 17 मार्च को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,800 रुपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही बीरभूम मंडी में इस दौरान चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 16 मार्च को चीनी का भाव था 4,060 रुपए। 17 मार्च को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 4,100 रुपए पर हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 414.04 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज 405.39 मिलियन टन रही थी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। मध्य गुजरात में मूंग की बुआई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और चने की कटाई पूरी करें, साथ ही आलू की खुदाई का काम भी पूरा कर लें। मध्य गुजरात के किसान गेहूं की कटाई जारी रखें। वहीं उत्तरी गुजरात में मूंगफली की बुआई जारी रखें। उत्तरी गुजरात के किसान इन दिनों बाजरा, मूंग, लोबिया और तिल भी बो सकते हैं। उत्तरी गुजरात में जीरे, धनिये, चौलाई और सौंफ की कटाई पूरी करें। यहाँ के किसान अरंडी की तोड़ाई का काम भी पूरा कर लें। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुआई पूरी करें। सौराष्ट्र कच्छ में जीरे और सरसों की कटाई भी पूरी कर लें। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सरसों की कटाई जारी रखें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में गन्ने की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भी गन्ने की बुआई करें। उत्तर प्रदेश के किसान लोबिये की बुआई भी करते रहें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भिंडी की बुआई का काम करें। यहाँ जायद की मूंग और उड़द भी बोए जा सकते हैं। हरियाणा में तैयार सरसों की कटाई जारी रखें। हरियाणा के किसान गेहूं, सरसों, चने जैसी फसलों और सब्जियों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुआई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई जनवरी से मार्च तक की जा सकती है और बरसाती फसल के लिए जून जुलाई उपयुक्त है। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी की मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और एनसीआर के लिए 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक की पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ रहने पर ही करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। किसान दवा का छिड़काव कृषि विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के क्रम में वर्ष भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर मातृभूमि का जन्म हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिए मातृभूमि ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए निभाई महत्वपूर्ण भूमिका।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों को लिखा पत्र राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण की 5 गुणा रणनीति और कोरोना उपयुक्त व्यवहार के पालन पर ध्यान केंद्रित करने का किया अनुरोध। सभी सार्वजनिक क्षेत्रों व सभाओं में सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। देश में कोरोना के मामलों में लगातार दर्ज की जा रही है गिरावट। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश भर में पिछले 24 घंटों में 2,528 मामले किए गए दर्ज। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,997 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट हुआ 98.73%। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगभग 181 करोड़ से अधिक टीकों की दी जा चुकी है खुराक। पिछले 24 घंटों में 17,86,000 से अधिक लगाए गए टीके। राजधानी दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर लोगों के साथ मनाया होली का जश्न। इस दौरान उन्होंने लोगों को लगाया गुलाल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपने आवास पर ढोलक बजाकर मनाया होली का त्यौहार। नकवी ने कहा कि हमारे देश की यही खूबसूरती है कि हम सभी त्यौहार मनाते हैं एक साथ, और इसीलिए हम कहते हैं अनेकता में एकता। उत्तराखंड में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम में होली की धूम। जागेश्वर के आसपास के गांव के लोग पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़ों के साथ पहुंचे मंदिर। लोगों ने भगवान बागनाथ जी का किया अभिवादन। मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित हेमंत भट्ट ने बताया कि 3 गांवों के लोग चीर का ढोला घर घर घुमाकर ले जाते हैं मंदिर, और उसके बाद चीर के ढोले का किया जाता है पूजन। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।